अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया था। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कह रहे हैं, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ टू फेयर डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज। अच्छा, प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को। अच्छा, दो डाइस फेंकी, यूं करके फेंक दी, जैसे लूडो खेलते हैं ना, इस तरह से हमने दो डाइस उठाई और फेंक दी। ठीक है, तो कह रहे हैं अब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। अच्छा, शुरू में तो बता दिया, वो दो डाइस फेंक दी, ठीक है, फेंक दी। उसके बाद बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि उनका प्रोडक्ट, उन डाइस में जो भी नंबर्स आएंगे ना ऊपर, तो उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है? उनका मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक डाइस में ये एक पहली डाइस है, दूसरी डाइस है। ये डाइस में मेरे पास आ गया 3, इस डाइस में मेरे पास आ गया 2। तो इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका आंसर होता है 6। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था ये। तो कह रहे हैं उन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज सच। क्या क्या होना चाहिए? ठीक है भाई, तो प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि आपके पास जो भी नंबर आए वो आपके पास दरमियान में हो, वो 2 और 10 के। लेकिन 2 और 10 बोथ इंक्लूसिव। तो बोथ इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? 2 और 10 भी मौजूद हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये लाइन नहीं लिखी हुई होती तो इसका मतलब क्या आता है? बिटवीन 2 और 10। तो इसका मतलब ये जो 2 है और ये 10 है, इनके दरमियान वाले सारे नंबर्स, मतलब दरमियान वाले सारे नंबर्स कौन से? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओनली 9 तक। लेकिन अब आपको बोल दिया बोथ इंक्लूसिव, इसका मतलब कि ये दोनों भी इंक्लूड हैं। तो मतलब उन दोनों का मल्टीप्लाई, अगर आंसर 2 आ रहा हो या उन दोनों का मल्टीप्लाई में आंसर 10 आ रहा हो, तो वो भी हमारे पास आंसर कंसिडर होगा। ठीक है, तो बस ये प्रोडक्ट हमें, बस इसमें ये बात मालूम करनी है कि भाई ऐसी प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमारे पास जो भी डाइस हम फेंकें और हमारे पास इस तरह के नंबर्स आए, तो उन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास इन दोनों के दरमियान आ रहा हो, इन दोनों नंबर के दरमियान आ रहा हो। ठीक है, फिर क्या है उसके बाद बोला गया है, अच्छा, उन दोनों का हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा हो, वो डिविजिबल हो रहा हो, मतलब डिवाइडेड बाय 5, 5 से डिवाइड हो रहा हो वो नंबर। ठीक है, तो बस अब करते हैं। तो भाई शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 इजी है, आपने उम्मीद है कि समझ लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम करेंगे पार्ट 1। तो बिटवीन, अच्छा, सबसे पहले तो पार्ट 1 करने से पहले हमें इसका सैम्पल स्पेस बनाना होगा। तो सैम्पल स्पेस किस तरह से बनाएंगे, मैंने आपको बनाना सिखा चुका हूँ सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस हम जो बनाएंगे इसका, तो देखो हमने दो डाइस फेंकी। अच्छा, हम इसका सैम्पल स्पेस पहले ही बना चुके हैं, मैंने आपके सामने बना के दिखा चुका हूँ। अब वो क्वेश्चन नंबर कौन सा था मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जो एक डाइस वाला क्वेश्चन था ना, जिसमें 6 × 6 36 आया था सैम्पल स्पेस का आंसर, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सेम वही सैम्पल स्पेस बनेगी। क्यों सैम्पल स्पेस सेम वही बनेगी? क्योंकि हमने दो डाइस फेंकेंगे, तो दो डाइस फेंकेंगे तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी कि ये वाले नंबर्स आएंगे? तो हमारे पास देखो, हमारे पास पहले तो आ सकता है या तो 1, या तो 1 आ सकता है, फिर हमारे पास सकता है 1 या तो 2 आ सकता है, ये दोनों भी आ सकते हैं। या तो फिर हमारे पास 1, 3 भी आ सकता है। तो मैं ये सब आपको समझा चुका हूँ, इस तरह से हमने बहुत सारे बनाए थे। ठीक है, पूरे 36 बनाए थे। अभी मैंने आपके सामने सिर्फ ओनली 5 लिखे हैं। अब ये मैं 6 लिख रहा हूँ, 1, 6। ठीक है, इसके बाद ये भी तो हो सकता है कि मेरे पास फर्स्ट डाई में 2 आए, सेकंड डाई में मेरे पास 1 आए। ठीक है, फिर ऐसा भी हो सकता है दोनों में मेरे पास 2 2 आ जाए। फिर क्या हो सकता है, 2 आ जाए, 3 आ जाए। तो इस तरह से मैं सारे के सारे इसको बना दूंगा। ठीक है, अच्छा जी, तो मैंने सैंपल स्पेस बना दी। अब सैंपल स्पेस बना दी, तो इस सैंपल स्पेस में पूरे के पूरे मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? वो मेरे पास हैं ओ एस। तो मतलब टोटल आउटकम्स मेरे पास होंगी 6 × 6। ये तो ऐसे ही लिख दिया, 36 लिख दो डायरेक्ट। कैसे इसको काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से पूरा काउंट करो और बता दो कितने हो रहे हैं। तो टोटल मेरे पास हो रहे हैं 6। अच्छा, ये मैं पहले करवा चुका हूँ, आप लोगों को पता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, सब समझाया हुआ है, आप पहले भी देख सकते हो। अच्छा, तो अब मैंने सबसे पहले सैंपल स्पेस बना दिया। अब मुझे क्या फाइंड करनी थी? आते हैं फर्स्ट वाले पे, प्रोबेबिलिटी मालूम करनी थी कि हमारे पास जो भी डाइस के नंबर्स आएंगे उनका प्रोडक्ट मेरे पास दरमियान में होगा 2 और 10 के। ठीक है, तो दरमियान में 2 और 10 के तो होगा, लेकिन 2 और 10 भी इंक्लूड होगा। सही है, तो बिटवीन 2 और 10, और यहाँ पे क्या आ गया? बोथ इंक्लूसिव, बोथ इंक्लूडेड। ठीक है, तो चलो वही करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, कोई नहीं है। तो आप क्या होगा, आप सबसे पहले तो आप इसकी सैंपल स्पेस बना दो एक।
सेट बना दो इसका। तो अब ऐसे कौन से इस पूरे के पूरे हमारे पास सैंपल स्पेस में ऐसे नंबर्स हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो उन दोनों का जो आंसर है वो 2 और 10 के दरमियान आ रहा हो, और 2 और 10 भी आ सकता है क्योंकि वो दोनों इंक्लूसिव हैं, दोनों इंक्लूड हुए हैं। समझ गए भाई? तो चलो भाई काउंट करो, मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो 1 और 2 पहला होगा, 1 और 2 होगा, फिर 1 और 3 भी होगा, तो इस तरह से लिखते रहूँगा मैं। चलो मैं लाइन से लिख देता हूँ, फिर आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह से सारे हो गए, तो मैं अपनी तरफ से निकाल के लिख देता हूँ। तो 2 और 1, 1 और 3 भी हो सकता है, और इस तरह से 3 और 1 भी हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, 1 और 4 भी हो सकता है, तो जाहिर सी बात है तो फिर 4 और 1 भी हो सकता है। और अगर 1 और 5 हो सकता है तो जाहिर सी बात है 5 और 1 भी हो सकता है भाई। ठीक है, 5 और 1 भी हो सकता है। अगर 1 और 6 हो सकता है तो जाहिर सी बात है कि भाई 6 और 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद 2 और 2 भी हो सकता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 इसका आंसर क्या आएगा, 4। तो आपके पास इस पूरे की पूरी लिस्ट में इंक्लूड है या नहीं है? बिल्कुल भाई इंक्लूड है। अच्छा, अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। याद है हमने सेट्स के चैप्टर में पढ़ना सीखा था। तो 2 > 10 इस तरह से। तो इसका अगर मैं एक सेट बना दूं इसका, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 से शुरू हुए और ख़त्म कहाँ पे हुए, पूरा 10 पे ख़त्म हुए, और सबके सब उसकी बात हो रही है। तो समझे या नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए होगे। ठीक है, तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं बेसिकली प्रोबेबिलिटी जो निकाल रहा हूँ वो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम या तो इंग्लिश में इस तरह से पूरा का पूरा लिख दो, या आप ये भी लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। तो खैर अभी तो इसके आगे क्वेश्चन आप बना दिए, क्योंकि मेन हम ये चीज़ मालूम कर रहे हैं तो मैंने लिख दिया। अब क्या था, 2, 2, उसके बाद कौन सा अगला होगा, नेक्स्ट होगा मेरे पास 2, 3 भी हो सकता है। ये सारा मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, सारा मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद 2, 3 हो सकता है, और 2, 4 भी हो सकता है, और 2, 5 भी हो सकता है, और 3, 2 भी हो सकता है, और 3, 3 भी हो सकता है क्योंकि 3 3 9। फिर 4, 2 भी हो सकता है, एंड 5, 2 भी हो सकता है। इसके बाद और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी नहीं। आप काउंट कर लो, देख लो भाई। अगर आप इसके अलावा, कि मैंने लास्ट बनाया है 5, 2, ठीक है, तो आप उसके अलावा कोई भी ऐसा दिखा दो कि अगर आप उसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 2 और 10 के दरमियान आ रहा हो। तो 5 और 3 देख लो, नहीं आ सकता। 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30 नहीं हो सकता। और बाकी ये वाले तो मैं लिख चुका हूँ, और ये नहीं आएगा, ना ये आएगा, ना ये आएगा, ना ये आएगा। तो बस मैंने जितने आ सकते थे लिख दिए इन शॉर्ट। अब क्या निकालना है मुझे? अच्छा, ओ ए, ये क्या आता है, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम से मेरे पास कहाँ आता है, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आता है, टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स से मेरे पास ये थी ना, जिसका प्रोडक्ट मेरे पास दरमियान में था 2 और 10 के। तो ठीक है, लेकिन 2 और 10 भी इंक्लूसिव था। अगर 2 और 10 इंक्लूसिव नहीं होता, ये लाइन नहीं लिखी होती, तो इसका मतलब ये वाला सेट हट जाता, और ये वाला सेट भी हट जाता, और इसके अलावा ये भी हट जाता, और ये भी हट जाता। तो ये 4 सेट हट जाते। अभी ये 4 मतलब सेट नहीं, ये 4 वैल्यूज हमारे पास हट जाती हैं। ये 4 हमारे पास वैल्यूज लेकिन अब इंक्लूड हैं। समझ गए भाई? ये फर्क पड़ता है इंक्लूड से और अगर नॉट इंक्लूडेड से। तो ओ ए एक क्या था, ए था, ये पूरा का पूरा। तो सही है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसका मतलब मेरे पास ओ ए की वैल्यू आई, जो फेवरेबल आउटकम्स आई वो मेरे पास आई 18। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्या लिखूं, इसी को लिख दूं? चलो इसको छोड़ो, अगर समझ नहीं आ रहा तो इसको ऐसे लिख देते हैं, बिटवीन 2 and 10। ठीक है, ऐसे लिख दो, वरना कोई मसला नहीं है। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिख दो, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि हमने इस ए को पूरा का पूरा यही बनाया ना, ये पूरा का पूरा ए ही तो है। ठीक है, तो बस मैं लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। समझ गए? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैं मालूम कर रहा हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैं मालूम कर रहा हूँ, या तो ऐसे भी लिख सकते हो ये। तो आपको पता है आपके पास जो
न्यूमरेटर में आता है वो आता है फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास ए वाली होंगी और टोटल आउटकम्स मेरे पास जो होंगी वो मेरे पास ओ एस वाली होंगी। तो ओ एस का आंसर मेरे पास था 36 टोटल आउटकम्स, जो मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ, फाइंड कर चुका हूँ। और ओ ए का आंसर है मेरे पास 18। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2। ठीक है। तो हमारे पास अगर इसको और सॉल्व करो ये बनेगा 0.5, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई बाय एडनेट कर दो तो ये बन जाएगा 50%। तो हमारे पास 50% चांसेस हैं कि अगर आप डाई को यूं करके फेंकोगे तो आपके पास इनमें से ही कोई नंबर्स आएगा। समझ गए? तो ये काम होता है हमारे पास, मेन काम जो होता है प्रोबेबिलिटी का। समझ गए? तो चलो अब इसका पार्ट टू करते हैं। पार्ट टू में बोला गया था डिविजिबल बाय 5। तो हमें उस सेट्स में जो सैंपल स्पेस था, सैंपल स्पेस में ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो हमारे पास डिविजिबल हों, क्या, 5 से, मतलब 5 से डिवाइड हो जाएं। तो बहुत इजी है, कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहला मेरे पास बनेगा उस सेट में। अब मैं बार बार आपको तो ना दिखाऊं ना, आपको पता है वो जो मैंने पूरा का पूरा सेट बनाया है, इसको नाम दे देते हैं बी। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा का पूरा बना है। इनमें से हम ढूंढेंगे जिसका हमारे पास क्या बनेगा, दोनों के दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हो। तो बस ठीक है, ऐसे ही होगा। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखते हैं। तो पहले मेरे पास होगा, देखो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट, ये जितने भी मेरे पास ये दो फेयर डाइस ये जो भी हुई ना, इनका प्रोडक्ट, ठीक है, जो मैंने फेंके। तो सबसे पहले तो इनके प्रोडक्ट को देखना है। इनके प्रोडक्ट का जो आंसर होगा ना, वो आंसर डिवाइड हो रहा हो 5 से। इनके प्रोडक्ट का मतलब, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल भी दे देता हूँ। देखो, ये वाला और पिक कर लो। तो 1 × 2 का आंसर होगा 2। तो क्या 2 डिवाइडेड बाय 5 होता है? डिवाइडेड बाय 5 होता है 2? अगर मैं करूँ तो नहीं होता। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये वाला सेट मैं कंसिडर नहीं कर सकता। तो मैं पहला सेट कौन सा कंसिडर करूंगा? मैं पहला सेट कंसिडर करूंगा ये वाला। ठीक है, क्योंकि 1 × 5 होता है 5, और 5 डिवाइडेड बाय 5 आपस में सॉल्व होता है, मतलब डिवाइड होता है। ठीक है, तो अब समझे? तो नेक्स्ट क्या हो गया, पहला मेरे पास ये कंसिडर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद कंसिडर होगा मेरे पास 5, 1, मतलब इसी का उलट। तो इसका उलट कहाँ चले गया, ये रहा 5, 1। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा पिक होगा मेरे पास, उसके बाद नेक्स्ट पिक होगा 2, 5, और ये वाले कोई नहीं होने वाले। ठीक है, 2, 5। तो 2, 5 का मतलब 2 × 5, इसका आंसर हो गया 10। तो 10 क्या डिवाइड होता है 5 के साथ? बिल्कुल होता है, जिसका आंसर मेरा बनता है 2। तो बस, अब समझे भाई? तो बस अब इसमें से आप ढूंढ लो सारे के सारे सेट्स कौन कौन से हैं, मैं लिख देता हूँ नीचे। तो पहला है 1, 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और 5 से डिवाइड करो तो हो रहा है, ये भी हो रहा है। 5, 2 भी हो रहा है क्योंकि इसका आंसर होता है 10। और फिर क्या हो रहा है, जाहिर सी बात है जब 5, 2 हो रहा है तो 2, 5 भी होगा, लेकिन मैं पहले लिख रहा हूँ 5, 3, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 15। तो 15 डिवाइडेड बाय 5 होता है। फिर 5, 4, 5, 4 का आंसर होता है 20। तो इसका, अच्छा 5 वाले तो सारे ही होंगे आपको पता है। 5, 5 भी होगा, ये होता है 25 भी डिवाइड होता है। 5, 6 होगा मेरे पास 30। तो 30 भी मेरे पास क्या होता है, डिवाइड होता है 5 के साथ। ठीक है, उसके बाद 2, 5 मैंने पहले लिखा नहीं था तो 2, 5 हो गया। और उसके बाद हो गया 3, 5। 3, 5 कैसे हुआ, 3, 5 और 15। तो 15 भी डिवाइडेड बाय 5 होता है। उसके बाद क्या हो गया मेरे पास, अगर मैं नेक्स्ट करूं तो 3, 5 के बाद हो गया 4, 5। तो 4, 5 भी आता है। और 6, 5 मेरे पास होता है 30। तो ये भी आ गया। ठीक है, बस यही निकलेंगे मेरे पास और इसके अलावा कुछ भी नहीं निकलेगा। तो टोटल आप काउंट करो कितने हो गए, इसको 1, 2, 3, 4 ऐसे करके काउंट करो तो ये बन गया मेरे पास 11। तो ओ बी का आंसर मेरे पास हो गया 11। ठीक है, तो ये मेरे पास थी फेवरेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये फाइंड करना है। बी क्या है मेरे पास, ये रहा डिविजिबल बाय 5 वाला। तो फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स ओ एस थी। तो 11 अपॉन टोटल आउटकम्स 36 थी। तो 11/36 मेरे पास का फाइनल आंसर हो गया बस। तो क्वेश्चन नंबर 7 दी एंड। अब क्वेश्चन नंबर 8 समझो सही से भाई। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से आप रीड कर सकते हो। अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 20 रेड, 10 वाइट, 25 ऑरेंज, 15 ब्लू मार्बल्स। ठीक है भाई, एक मार्बल का तो आपके पास क्या है,
एक बॉक्स है, इसमें बहुत सारे मार्बल्स रखे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे, तो मैंने तीन चार ऐसी बना दी, बहुत सारे मार्बल्स हैं। तो आपने क्या किया, इससे मार्बल निकाल लिया, ठीक है। तो मार्बल निकाल लिया, ये कह रहे हैं। तो उस अच्छा, जो इस मार्बल के बॉक्स में पहले तो आपको ये बता रहे हैं कि 20 रेड मार्बल्स हैं, 10 वाइट मार्बल्स हैं, 25 ऑरेंज मार्बल्स हैं, 15 ब्लू मार्बल्स हैं, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट ऑरेंज और रेड। अच्छा, अब जब आप इसमें से एक मार्बल निकाल लोगे ना, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब क्या चांस है आपके पास कि जो आपके पास हाथ में मार्बल आएगा वो ऑरेंज होगा या तो रेड होगा। ठीक है भाई, तो ऑरेंज और रेड को न्यूमरेटर में रखेंगे और डिनोमिनेटर में रखेंगे टोटल जो मैं सैंपल स्पेस बनाऊंगा टोटल। तो सैंपल स्पेस तो इसकी बनेगी नहीं, टोटल वैल्यू क्या होगी मेरे पास, मतलब टोटल मार्बल्स की वैल्यू। टोटल मार्बल्स की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी पहले। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं अगर आपने एक मार्बल यूं करके निकाल लिया, तो आपके पास क्या चांसेस हैं कि आपके पास ना तो ब्लू आए ना तो रेड आए, उसके अलावा कोई सा भी आ जाए, तो ये भी बताना है। उसके बाद आपने मार्बल निकाल लिया, तो आपके पास जो मार्बल आ रहे हैं, कितना क्या चांसेस हैं, कितने परसेंट चांसेस हैं कि आपके पास मार्बल रेड हो या तो वाइट हो या तो ब्लू हो। तो रेड वाइट ब्लू को न्यूमरेटर में और टोटल जो आपके पास जितने भी मार्बल्स हैं उसको डिनोमिनेटर में, और आंसर आपके पास आ गया। बस आसान सा क्वेश्चन है, मैंने पहले सब समझाया हुआ है, तो हम इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी हमारे लिए। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल रेड मार्बल्स। तो टोटल रेड मार्बल्स हमारे पास थे 20, ये थे मेरे पास 20। टोटल वाइट मार्बल्स मेरे पास कितने थे, टोटल वाइट मार्बल्स थे मेरे पास 10। और वाइट के बाद मेरे पास ऑरेंज मार्बल्स थे टोटल 25। उसके बाद टोटल ब्लू मार्बल्स थे मेरे पास 15। ठीक है, तो बस ये तो मेरे सब डेटा में दिया गया था। अब मैं अगर बोलूँगा टोटल मार्बल्स मालूम करें, तो टोटल मार्बल्स मार्बल्स कैसे मालूम करेंगे, टोटल मार्बल्स हम मालूम करेंगे, टोटल मार्बल्स हम मालूम करेंगे 20 + 10 +25 + 15, सबको प्लस किया आपस में, तो टोटल मार्बल्स की मेरे पास वैल्यू आ गई 70, जो मेरे पास डिनोमिनेटर में आएगी। चलो अब फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट में बोला गया था हमने उस बॉक्स में से एक मार्बल निकाल लिया। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास वो मार्बल ऑरेंज हो या रेड आ जाए। तो सबसे पहले ऑरेंज और रेड को मैं प्लस कर दूंगा, तो ऑरेंज और रेड अगर प्लस हो गए, तो ऑरेंज और रेड की प्रोबेबिलिटी ना, तो लिख देता हूँ ऑरेंज और रेड। तो पहले तो इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, ऑरेंज और रेड को। मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको पहले करा चुका हूँ। ऑरेंज की थी 25 और रेड की थी 20, तो 20 + 25 + 20, इसका आंसर हो गया मेरे पास 45। तो ये मेरे पास हो गई फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, जो कि आएगी न्यूमरेटर में। तो बस न्यूमरेटर में पिक करो पी, प्रोबेबिलिटी निकाल लें, किसकी निकाल लें, ऑरेंज हो या तो रेड हो, ठीक है। तो आपके पास न्यूमरेटर में आएगा फेवरेबल आउटकम्स। फॉर्मूला लिखूं या नहीं लिखूं, आपको फॉर्मूला पता है। तो फेवरेबल आउटकम्स है मेरे पास 45, टोटल आउटकम्स है मेरे पास 70। इसका आंसर मेरे पास आया 9/14। बस यहाँ पे हो गया। अब इसको अगर आपको ऐसे बताना है किसी को कि कितने परसेंट चांसेस थे कि मेरे पास ये आ जाए, तो आप ऐसे बोल सकते हो, 9 को डिवाइड करो 14 के साथ, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कराओ 100 के साथ, तो आपके पास आंसर आ गया 64.28। तो आप बोल सकते हो 64.28% चांसेस है कि अगर आप कोई मार्बल निकालोगे, तो वो या तो ऑरेंज आएगा या तो आपके हाथ में रेड मार्बल आएगा। तो ठीक है, इस तरह से ये डेली लाइफ में यूज़ होते हैं हमारे पास। मैं आपको बहुत दफ़ा ये समझा चुका हूँ बात। अब क्या आ जाएगा कि अब हम निकाल रहे हैं सेकंड में, नॉट ब्लू, कि ना तो ब्लू हो और ना तो रेड हो, ठीक है, ना तो ब्लू हो तो ना तो रेड हो। तो जो ये टोटल वाली वैल्यू है, इसमें आप
रेड वाले और ब्लू वाले क्या कर दो, माइनस कर दो। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो न्यूमरेटर में आएगी और डिनोमिनेटर में तो आपके पास टोटल आउटकम्स आती हैं जो 70 हैं। समझ गए? तो फेवरेबल आउटकम्स में आपके पास क्या आएगा, आप सबसे पहले इसको फाइंड कर लो। किस तरह से फाइंड करो, आपके पास किस किस की बात हो रही है, ब्लू और रेड मार्बल्स की बात हो रही है ना, तो ब्लू मार्बल्स मेरे पास ये रहे, रेड मार्बल्स मेरे पास ये रहे, दोनों को मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ब्लू और रेड, दोनों को मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास टोटल मार्बल्स बनेंगे मिला के 20 + 15 है ना, 20 + 15, तो ये मेरे पास बनेगा 35। तो टोटल मार्बल्स मेरे पास ब्लू और रेड मिला के बन रहे हैं 35। अब टोटल में से मैं 35 को माइनस कर दूंगा। ठीक है, मतलब अब आ गया नॉट ब्लू वाला, नॉट ब्लू और रेड वाला केस आ गया। तो 75 को माइनस कर दूंगा, टोटल में से 35 को माइनस कर दिया तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया मेरे पास 35 ही आया। ठीक है, 35, तो मेरे पास टोटल 35 मार्बल्स बच गए 70 में से, जो कि ना रेड हैं और ना तो ब्लू हैं। समझ गए भाई? अब फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गई आपके पास, फेवरेबल आउटकम्स आपके पास हो गई, पहले तो प्रोबेबिलिटी लिखूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू और रेड, तो फेवरेबल आउटकम्स आपके पास हो गई 35 और टोटल आउटकम्स आपके पास हो गई कितनी, 70। ठीक है, टोटल आउटकम्स डिवाइड में आता है, फेवरेबल आउटकम्स ऊपर आता है। तो ये जो 35 है मेरे पास, ये क्या है कि ना तो वो रेड है ना तो वो ब्लू है। अब हम चांसेस बता रहे हैं ना, तो चांसेस इसको निकालने के लिए अब ये फॉर्मूला लगाते हो कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, और इसको सॉल्व किया तो 1/2 आ गया। तो 1/2 का मतलब हुआ, इसको आप अगर सॉल्व करोगे 0.5 बनेगा, 0.5 को मल्टीप्लाई बाय 50 कर दो, वो सॉरी 100 कर दो तो 50% आ गया। तो 50% चांसेस हैं कि अगर आप एक मार्बल निकालते हो तो आपके पास ना तो रेड आएगा ना तो ब्लू आएगा मार्बल, उसके अलावा कोई सा भी आएगा। तो इस चीज़ का चांसेस क्या है, 50% इस चीज़ का चांस है। आप समझे भाई? चलो अब आगे बढ़ते हैं। पार्ट इसका है 3। पार्ट 3 में क्या था कि रेड, अच्छा, आपने वो एक बॉक्स, आपने बॉक्स में से एक मार्बल निकाला, तो कितने परसेंट चांसेस है कि आपके पास वो मार्बल रेड हो या तो वाइट हो या तो ब्लू हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, फेवरेबल आउटकम्स में हम रेड वाइट ब्लू को प्लस करके लिखेंगे, जो आंसर आएगा उसको फेवरेबल आउटकम्स की जगह पे डाल देंगे, मतलब कि न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या डालूंगा, टोटल आउटकम्स जो कि थी 70। तो रेड, रेड की वैल्यू थी आपके पास 20, तो 20, ये और ये आपस में प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा 20 + 10 + 15। ठीक है, 20 + 10 + 15, और इसका आंसर आ गया आपके पास 45। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड वाइट और ब्लू 45, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स 70। तो इसका आंसर आपके पास आएगा 9/14। ठीक है, तो 9 डिवाइडेड बाय 14, तो आपके पास इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 64% चांसेस हैं कि आपके पास ए, आपके पास जो मार्बल आएगा वो रेड होगा या तो वाइट होगा या तो ब्लू होगा। समझ गए भाई? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलो अब आगे करते हैं हम सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कह रहे हैं कि द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स। क्लब्स क्या होता है आपके पास, ये वाले आपकी जो पूरी की पूरी लाइन होती है ये क्लब्स की लाइन है, मैंने आपको बताया था। फॉर एग्जांपल पत्ता होता है एक तरह से, तो इसको क्या कहते हैं हम, लीफ समझ लो, पत्ता समझ लो इसको। तो 13 क्लब्स के कार्ड होते हैं, 13 स्पेड्स के होते हैं, 13 हार्ट्स के होते हैं, 13 डायमंड्स के होते हैं। सही है भाई? तो अब बोला गया है किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स, तो ये किंग क्वीन और जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड, रिमूव कर दिया, मैंने वहाँ लाइन डाल दी, रिमूव कर दिया फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। जाहिर सी बात है ये सारे के सारे जो कार्ड्स होते हैं आपके पास ये मिला के क्या बनते हैं,
52 बनते हैं टोटल। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं देन शफल्ड, शफल कर दिया, उसके बाद बस वो तीन रिमूव कर दिए हमने जिसमें मैंने डैश डैश बनाया हुआ है, उसके बाद शफल कर दिया, कार्ड्स को हमने मिक्स कर दिया। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ रिमेनिंग कार्ड्स, अच्छा फिर एक कार्ड निकाला जो आपने शफल कर दिया, उसके बाद आपने किसी के भी वो सामने रखी पूरी की पूरी गड्डी, और उसके बाद क्या बोला, एक कार्ड निकाल लो, तो एक कार्ड निकाल लिया। ठीक है। अब चांसेस बताओ कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि आपके पास हार्ट आएगा। हार्ट, हार्ट तो आपके पास पता होने चाहिए आपको, हार्ट कितने होते हैं टोटल, ये रहे 13 हार्ट्स होते हैं आपके पास। ठीक है। तो या तो क्वीन आएगी, तो क्वीन आपके पास अब टोटल कितनी बच गई, एक दो तीन क्वीन बच गई टोटल। ठीक है। तो क्योंकि एक तो रिमूव कर दी ना हमने क्वीन, और कितने परसेंट चांसेस हैं कि आपके पास क्लब आ जाए, क्लब कितने बच गए अब, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ओनली 10 क्लब बच गए आपके पास, तीन तो रिमूव कर दिए जो कि थे किंग क्वीन और जैक। तो अब 9 ऑफ रेड कलर, अच्छा 9 आया रेड कलर का, तो रेड कलर के टोटल कार्ड्स कितने हैं, 13 और 13, टोटल रेड कलर के मेरे पास 13 कार्ड्स हैं, और उन 13 कार्ड्स में मेरे पास रेड कलर के 9 कितने हैं, ओनली 2। तो आपके पास इसकी जो फेवरेबल आउटकम्स की वैल्यू होगी वो होगी 2। चलो अब सॉल्व करना शुरू करते हैं सवाल, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक वो बना दूँ, डैश बना दूँ जिसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसको रिमूव कर रहा हूँ, इसको रिमूव कर रहा हूँ, इसको रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सवाल में बोल दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इसका पार्ट 1 है, क्या बोला गया है, आ हार्ट, मतलब कितने चांसेस हैं कि आपके पास हार्ट आए। ठीक है भाई। तो हार्ट आपके पास क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इस पूरे के पूरे सेट को हम बोलते हैं हार्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है हार्ट्स। ठीक है। एक हार्ट आए कितने परसेंट चांसेस हैं, तो भाई देखो हार्ट की टोटल कितनी वैल्यूज हैं आपके पास, 13, मतलब आपके पास फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गई, 13। तो सही है। तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाया, कितने चांसेस हैं कि आपके पास हार्ट आ जाए, तो टोटल हार्ट मेरे पास जो हैं वो होते हैं 13, मतलब फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल जो मेरे पास यहाँ पे सारे के सारे कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 52। लेकिन एक बात नोट करो, मैंने तीन कार्ड्स उसमें से रिमूव कर दिए, एक दो तीन ये वाले मूव रिमूव कर दिए, तो अब कितने बचे, 52 माइनस 3, अब मेरे पास बचा 49। तो इसका मतलब मेरे पास जो टोटल आउटकम हुई वो मेरे पास बची 49, 52 नहीं 49। तो मेरे पास जो अब से न्यूमरेटर वो सॉरी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास 49 आएगी टोटल। ठीक है। और ये मेरे पास वैल्यू है टोटल कार्ड्स की, टोटल कार्ड्स। ठीक है। 49। तो बस इसको आप सॉल्व करो, और आपके पास 13/49 आ गया है कि आपके पास इसको अगर सॉल्व करना है तो और सॉल्व कर लो, 13/49, तो 26% चांसेस हैं कि आपके पास एक हार्ट आएगा अगर आप उसमें से एक पत्ता निकाल लोगे। अच्छा एक और बात आपको बताऊं, आपको मैंने हमेशा बताया कि प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 और 1 के दरमियान आता है, तो आप देख लेना आपका आंसर आ रहा है 13/49, इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करो कि आंसर आपके पास वो आ रहा है 0 और 1 के दरमियान आ रहा है, तो बिल्कुल आना चाहिए, वरना आपने कोई ना कोई गलती की है। तो चलो, ना 0 से बड़ा ना 0 से छोटा, सॉरी ना 1 से बड़ा ना 0 से छोटा, याद रखना ये बात हमेशा। अच्छा सेकंड में बोला गया है आपको क्वीन आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए, क्वीन आ जाए, जो हम उसमें से पत्ता निकालेंगे एक, मतलब डेक में से कार्ड निकाल लेंगे यूं करके, तो उसमें हमारे पास कितने चांसेस हैं कि एक क्वीन आ जाए। तो टोटल क्वींस कितनी हैं, टोटल क्वींस मेरे पास 1 2 और 3 हैं। और क्यों 1 2 3 रहेंगी, चार होती हैं टोटल क्वींस, क्योंकि मैं एक क्वीन तो पहले ही निकाल चुका हूँ, जो कि स्टार्ट में मुझे बोल दिया था, जिसके ऊपर मैंने ग्रीन लाइन इस तरह से बनाई हुई है। ठीक है भाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन के क्वीन आने के कितने चांसेस हैं तो वो निकालना है, तो टोटल क्वीन मेरे पास तीन ही है, मैंने आपको बता दिया कैसे तीन हुई, और डिवाइडेड बाय 49, बस यही मेरे पास आंसर हो गया। अब क्या होगा मेरे पास, अब तो आपको सब समझ में आ ही गया होगा, अब मेरे पास बताने के कितने चांसेस हैं कि मेरे पास एक क्लब आ जाए। क्लब्स के टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, तो भाई क्लब्स के टोटल कार्ड्स हमारे पास होते हैं 13, लेकिन मैं तीन क्लब के कार्ड रिमूव कर चुका हूँ, एक दो तीन, ये तीन को मैं रिमूव कर चुका हूँ, तो तीन रिमूव हो गए, रिमेनिंग कार्ड कितने बच गए, 10। तो 10 मेरे पास आएगा फेवरेबल आउटकम्स, तो 10 मेरे पास आएगा फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स थी 49,
और 10/49 इसका आंसर हो गया। अब क्या है मेरे पास, कितने चांसेस हैं कि भाई मेरे पास एक 9 आ जाए, लेकिन रेड कलर का 9 आना चाहिए, 9 ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर के टोटल जो मेरे पास 9 है वो कितने हैं? ठीक है, रेड कलर के टोटल ऑफ रेड कार्ड कर दो, ठीक है, ऑफ रेड कार्ड। तो टोटल मेरे पास रेड कार्ड के 9 कितने हैं? तो रेड कार्ड के 9 टोटल 2 ही हैं जिसमें मैंने टिक बनाया है, ये रहे। तो बस, तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास कितनी हो गई? फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास हो गई 2, क्योंकि 2 कार्ड थे मेरे पास 9 के रेड कलर के, मतलब रेड कार्ड थे, तो 2 आ गया। और टोटल आउटकम्स तो 49 है, 49 कार्ड में से निकालेंगे ना, तो बस 2/49 इसका भी आंसर हो गया। सही है भाई, तो ये भी हो गया। अब दोबारा से हम आएंगे, क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बोला गया था? क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज थ्रोन इफ द टू नंबर्स, अच्छा हमने दो फेयर डाइस फेंक दी, ठीक है भाई। इफ द टू नंबर्स अपेयरिंग आर डिफरेंट, अच्छा दो नंबर्स मेरे पास जो अपेयर हो गए ऊपर यहाँ पर, जैसे यहाँ पे मेरे पास 4 आ गया और यहाँ पे मेरे पास आ गया 2 आ गया, बस ठीक है। तो दो डिफरेंट नंबर की बात हो रही है, सेम नहीं। ये दोनों 4 और 4 नहीं आने चाहिए, 4 और 2 ऐसे करके कोई सेम नहीं आने चाहिए नंबर, आर डिफरेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 10, प्रोबेबिलिटी मालूम करो कि उसका सम मेरे पास 10 बने, ठीक है। तो जो भी आंसर आए इसका, जो भी आंसर आए, मतलब इसका तो आंसर है 6 आ रहा है, इसके सम का सम मतलब प्लस, तो 1 2 3 4, और यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 छक्का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 और 6 प्लस करोगे तो 10, यहाँ पे 10 आ रहा है भाई। तो एक तो ये वाला पिक कर लेंगे, इसी तरह से और देखो कौन कौन से पिक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस बनानी होगी, समझ गए। तो उसका सम मेरे पास हो 10, ठीक है। रैंडमली मैंने डाइस को फेंक दिया, तो जो भी नंबर आ रहा है, लेकिन वो डिफरेंट नंबर होना चाहिए, सेम नहीं। तो उन डिफरेंट नंबर्स का मेरे पास सम क्या बनना चाहिए, 10 बनना चाहिए। तो कितने चांसेस हैं कि उन डिफरेंट नंबर्स का मेरे पास सम बनेगा 10, और कितने चांसेस हैं कि उन डिफरेंट नंबर का मेरे पास जो सम बनेगा वो मेरे पास 6 बनेगा, और 6 से छोटा बनेगा, या तो 6 या तो 6 से छोटा। तो 6 से छोटा मतलब 6 यहाँ पे मेरे पास ग्रेटर देन x, ठीक है। तो समझे या नहीं समझे? तो वही समझ गए होगे उम्मीद है क्वेश्चन। तो वही, चलो सबसे पहले तो आपको बनानी है सैंपल स्पेस दोबारा से। अच्छा, अब मैं सैंपल स्पेस नहीं बनाता, मैं आपको एक ये डाइस वाली सैंपल स्पेस बना के दिखा चुका हूँ, जो कि अभी मैंने रिसेंट बनाई थी, ये रही। तो आप अपने पास कॉपी में ये पूरी की पूरी सैंपल स्पेस बना लो एक दफ़ा, सही है भाई। तो ये सैंपल स्पेस आप बना लोगे, अब इसी में से ही मैं कंसिडर करूँगा, क्या चीज़, इसी में से ही मैं नंबर वो ऐसे वो कंसिडर करूँगा, ये मतलब सेट समझ लो, मतलब ऐसी वैल्यूज कंसिडर करूंगा मैं जो मेरे पास क्या हो, जिसका सम हो मेरे पास। आपको सम दिखाया था ना, मेरे इस सवाल में निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट में निकालना है कि द सम इज 10, दोनों का सम 10 बने लेकिन डिफरेंट नंबर्स का। तो सही है। तो ढूंढो कि भाई ऐसे नंबर ढूंढो जिसका सम आपके पास 10 बनता है। तो एक तो 4 और 6 हो गया, और एक क्या हो गया, 6 और 4। इसके अलावा आपको कोई भी डिफरेंट नंबर नहीं मिलेगा जिसका सम एग्जैक्टली सम, मतलब 4 + 6 10, और 6 + 4 10। तो इसके अलावा, इन दोनों के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका मेरे पास सम बने, क्या बने, 10 बने, सही है। तो अब क्या करूँगा, इसकी एक वो बना लूँगा, सेट बना लूँगा इन दो नंबर्स का एक। और मेरे पास जो फेवरेबल आउटकम्स हो गई वो 2 हो गई, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो टिक बनाया है वो 2 नंबर से बनाया ना, 1 और 2, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि दो मैं इसमें से सेट्स, मतलब दो वैल्यूज मैं इसमें से पिक कर रहा हूँ। तो फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास हो गई 2। तो चलो करते हैं। सबसे पहले तो आपको सवाल पढ़ा दिया ना मैंने, आप चाहो तो बुक ओपन रखा करो ताकि आप लोगों को आसानी हो पढ़ने में। तो द सम इज 6, सॉरी हम ये अलग कर रहे थे, द सम इज 10, तो उसका जो सम आए वो मेरे पास 10 आए। तो क्वेश्चन नंबर मैं कर रहा हूँ 10, क्वेश्चन नंबर 10। इसकी वैल्यू, सम सैंपल स्पेस की वैल्यू हम ऊपर से देखेंगे, और आपको पता है ये मेरे पास, बस आप वहां से देखोगे, ऊपर से देखोगे 1, 1, इसी तरह से बस चलती रहेगी चलती रहेगी। और ये एंड कहाँ पे हुई थी, ये एंड हुई थी 6, 6 पर, ठीक है। ये मैं कहाँ से देखा था, ऊपर से देखा था, अभी अभी आपको दिखाया था। क्योंकि अब मैं बार बार बनाऊंगा तो वीडियो लेंदी होगी, ठीक है। तो चलो भाई, अब क्या करेंगे हम, और टोटल ओ एस की वैल्यू थी मेरे पास टोटल 36। अब
फर्स्ट पार्ट क्या था, द सम इज 10, तो सम बनना चाहिए 10। तो मैंने आपको वो भी दिखा दिए थे कि वो कौन से ऐसे दो वैल्यूज थी जिसमें 10 आ रहा था, उनका सम करके। तो ए इज इक्वल्स टू, इसको पूरे को इसको ए बना दिया, ए का साइड बनाऊंगा। तो 4,6, और वहां से मैंने पिक किया 4,6 और 6,4, तो ये मेरे पास वैल्यूज हो गई 2। तो ओ ए की जो वैल्यू आई मेरे पास वो आई 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है, मतलब द सम इज 10। तो फेवरेबल आउटकम्स जो कि हैं मेरे पास 2 डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स जो कि हैं मेरे पास ओ एस, तो 2 डिवाइड बाय 36। इसका आंसर मेरे पास आया 1/18, 1/18। इसी तरह से फिर आप ऊपर जाओ और देखो उस सेट में, जो सेट बना था उसमें उन दोनों में कितने ऐसे हैं मेरे पास वैल्यूज हैं, अगर आप उसका सम करो, ठीक है, उसका सम करो तो वो आपके पास 6 आए या 6 से लेस आए, लेकिन सही है, 6 आए या तो 6 से लेस आए। तो देखो मैं एक सेट बना देता हूँ यहाँ पे, बी इज इक्वल्स टू, तो अब देखो यहाँ पे मैंने वो सेट्स लिख दिए जिसका सम या तो 6 हो या तो 6 से लेस हो, मतलब 6 से कम हो। लेकिन एक बात याद रखना, वो नंबर डिफरेंट होने चाहिए, मुझे क्वेश्चन में लिखा हुआ था डिफरेंट, ठीक है। मतलब ऐसे तो भाई 6 से कम या 6 सम तो मेरे पास 2,2 का भी होता है, 1,1 का भी होता है, और 3,3 का भी होता है। तो ये मैंने तीन नंबर्स बिल्कुल हटा दिए, इसको कंसिडर नहीं किया, क्योंकि डिफरेंट मुझे नंबर चाहिए थे, ये दोनों बिल्कुल सेम सेम है। जबकि इन दोनों का अगर आप सम करो, ये 2 आ गया, इन दोनों का सम करो, ये आपके पास 4 आ गया, इन दोनों का सम करो आपके पास 6 आ गया। तो ये कंडीशन में तो बैठ रहा है, लेकिन जो मेन क्वेश्चन दिया गया था ना ऊपर, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था उसमें बोला गया था आपके पास के डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे आप पढ़ लो कि मेरे पास क्या बोला गया था, कि वो जो नंबर अपेयर हों वो मेरे पास डिफरेंट अपेयर हों, अपेयरिंग आर डिफरेंट। समझ गए? तो सवाल सही से रीड करोगे तो क्वेश्चन आपके पास खुद ब खुद सॉल्व होगा। ठीक है भाई, तो चलते हैं दोबारा से यहाँ पर। अब क्या था, ठीक है, तो मैंने सारे के सारे मैंने उस सैंपल स्पेस जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, उस सैंपल स्पेस में से मैंने सारे की सारी वैल्यूज पिक कर ली। तो टोटल कितनी बन रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 वैल्यूज बन रही है मेरे पास। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास कितनी हो गई, फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास हो गई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, तो फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास हो गई 12, और टोटल आउटकम्स मेरे पास कितनी थी, वो तो 36 थी, आपको पता है। ठीक है, ये हो गया 1/3। तो इस तरह से हमने इसका पार्ट 2 भी कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत इजी है, कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 हम जरा रीड करते हैं, क्वेश्चन 11 में हमें क्या बोला गया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कुछ इस तरह से करके दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी अगर इस तरह से आ जाए तो इसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसमें हमारे पास एक इवेंट ए आ रहा है और इवेंट बी आ रहा है, मतलब दो इवेंट यहाँ पे हमारे पास अकर हो रहे हैं, दो इवेंट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है अगर इवेंट ए हो तो बी होने के कितने चांसेस हैं, इसका मतलब ये होता है। और जो सेकंड वाली लिखी हुई इसका क्या मतलब होगा, अगर हमारे पास इवेंट बी हो रहा है, बी कोई सा भी इवेंट आप ले लो, आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी इवेंट कंसिडर कर सकते हो। तो अगर इवेंट बी हो रहा है तो आपके पास ए होने के कितने चांसेस हैं। तो इस इन लाइंस का मतलब ये होता है। खैर अभी आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इतना ज़्यादा इन डीप नहीं पढ़ोगे, वो आगे पढ़ोगे आप यूनिवर्सिटी में। तो अभी बस हमें जस्ट बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और यहाँ पे बस उसकी वैल्यूज हमें पुट करनी है, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। उसका एक फार्मूला होता है हमारे पास। सब पार्ट 1 कर रहा हूँ, ठीक है। वो पार्ट 1 में मुझे बोला गया है ए डैश बी, ठीक है। एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है मेरे पास। तो अच्छा, इसका फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ। फॉर्मूला मेरे पास होता है, अगर ए डैश बी इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका फॉर्मूला मेरे पास होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इवेंट कौन सा अकर हो रहा है, अभी सेकंड वाला ए हो चुका है, तो ए हो चुका है तो बी के अकर होने के कितने चांसेस हैं, तो बी डिवाइड में आएगा। सही है।
हमें क्या निकालना है, ए हैश बी। सही है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, वैल्यूज आपको दी हुई है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दी गई है 0.21 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी गई है आपको 0.7। जस्ट वैल्यू पुट करो और आंसर आपके पास आ जाएगा 0.21। और उसके बाद है 0.7। सही है, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो आपके पास आंसर आएगा 0.7। अब पार्ट टू करते हैं इसका। तो पार्ट टू में हमें क्या बोला गया है, पार्ट टू में कह रहे हैं कि फाइंड करो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश ए। मतलब अगर इवेंट बी हो रहा है तो ए के होने के कितने चांसेस हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो आएगा इसमें। तो बस सिर्फ जो चेंज आएगा ना हमारा, वो चेंज कहाँ पे आएगा, नीचे डिवाइड में। डिवाइड में हमारे पास अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी। तो जस्ट सिंपल आप वैल्यूज पुट करो, अब आप आंसर आपके हाथ में होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 थी, तो इसका आंसर आ गया। अच्छा, ये मैंने इसका आंसर ऊपर वाले का आंसर गलत लिखा है मैंने। इसका आंसर 0.3 था और इसका आंसर है 0.7। सही है, तो अब क्या है, 11 हो गया, अब 12 करेंगे। अच्छा, अब इंटरसेक्शन की जो बात आती है ना हमारे पास, चलो भी ये बात मैं बताता हूँ, अभी हम यहाँ पे करते हैं, पहले 12 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमें करना है 12। तो 12 में बेसिकली हमें यहाँ पे कह रहे हैं, आपको यहाँ पे रीड करा देता हूँ। इफ वन कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ, अच्छा एक कार्ड आप सेलेक्ट कर दो, वही आपके पास बहुत सारे कार्ड्स हैं, वो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब आपने एक कार्ड रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, जो आपके साथ अक्सर मैजिशियन भी आपको दिखाते हैं, कहते हैं एक सिलेक्ट करो, उसी तरह आपने एक सिलेक्ट कर लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्लब, कि कार्ड क्लब हो, क्लब आपको पता है 13 क्लब्स होते हैं, मैंने दिखाया था, या फेस हो, या दोनों के दोनों हो। जब आपके पास ये और इस तरह की कंडीशन आ जाती है ना, तो यहाँ पे हमारे पास लगता है ए यूनियन बी। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ये बेसिकली वही होता है कि इवेंट ए और इवेंट बी में कौन कौन सी हमारे पास वैल्यूज सेम है। इंटरसेक्शन का मतलब पता है ना, तो इसका मतलब ये होता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हम कब लगाते हैं, अभी बताता हूँ आपको। तो देखो, कंडीशंस लिख देता हूँ मैं यहाँ पर साइड में, आप देख सकते हो। अगर आपके पास लिखा हुआ आ जाए ओ आर और, तो आपके पास लगेगा यूनियन। ठीक है, इस तरह से। और अगर आपके पास लिखा हुआ आ जाए ए एन डी एंड, तो आपके पास लगेगा इंटरसेक्शन। ठीक है, और अगर आपके पास लिखा हुआ आ जाए बोथ, तो आपके पास लगता है इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन। चलो ये कॉपी कर देते हैं इसी तरह से, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन लगेगा। अगर आपके पास लिखा हुआ आ जाए एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन नहीं मतलब एटलीस्ट आ जाए, वो तो वन तो ऐसे ही मैंने बता दिया, तो आपके पास लगेगा यूनियन। समझ गए भाई। तो ये सारी मैंने आपको कंडीशंस बता दी। अगर एटमोस्ट आएगा तो एटमोस्ट में तो सारे के सारे प्लस होते हैं हमारे पास, तो वो अलग कंडीशन है, वो भी छोड़ो, ये तो मैंने आपको खैर नॉलेज के लिए बता दी। अभी आगे तो ये इतनी इतनी खासी यूज भी नहीं होने वाली। खैर देखते हैं, अभी इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ रहा है। इस क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है और लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप बोलोगे बोथ यहाँ तो लिखा है, तो बोथ तो बात की कहानी है, और तो लिखा हुआ है ना, तो अब ए यूनियन बी ही लगाओगे यहाँ पे। तो हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में ए यूनियन बी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जिसका फॉर्मूला मेरे पास होता है, पहले तो मैं क्वेश्चन मार्क बना दूंगा इसके आगे। अच्छा, निकालना क्या था कि आपने जो एक कार्ड सेलेक्ट किया ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास कि या तो क्लब हो, या वो फेस हो, या वो दोनों के दोनों हो, ये बतानी है जो आपने कार्ड सेलेक्ट किया है वो। तो वही सबसे पहले तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का आपके पास फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है। सही है, तो अब देखो आप, सबसे पहले तो आपको ये मालूम करना होगा, फ्री है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट वन,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब इवेंट वन। तो इवेंट वन अगर हमारे पास जो हो रहा है वो कौन सा है, या तो आपके पास क्लब है, ये इवेंट वन है, ये इवेंट टू है, और ये इवेंट थ्री का है, या तो दोनों के दोनों हैं बोथ। तो इवेंट वन मतलब क्लब। तो क्लब में देखो आपके पास क्या कह रहे हैं, आपको सबसे पहले फेवरेबल आउटकम सीखना पड़ेंगे। प्रोबेबिलिटी मैंने आपको ऊपर निकालना सिखाई है ना, इतने टाइम से सिखा रहा हूँ। तो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स तो 52 हैं, क्योंकि आपके पास जो कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो आपको ए में बोला गया था क्लब। क्या बोला गया था, क्लब। तो जब क्लब की बात आती है तो आपके पास क्लब के कार्ड्स टोटल कितने होते हैं, 13। तो 13 आपके पास यहाँ पे आएगा, न्यूमरेटर में आएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास 52 आएगा। तो हमने ये निकाल ली इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या थी, या तो क्लब आए, या तो आपके पास क्या आए, फेस कार्ड आए। ये बोला गया था ना, क्या बोला गया था, या तो क्लब आए, या तो हमारे पास क्या है, कहाँ चले गया, ये रहा, या तो हमारे पास फेस कार्ड है। तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल फेस कार्ड हमारे पास होते हैं 12। ये मैंने आपको दिखाया था, आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, ये रहा टोटल फेस कार्ड। देखो, तो टोटल फेस कार्ड अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अब गिनो फेस वाले कार्ड जिसपे फेस होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल फेस कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, 12। तो फेस कार्ड के लिए जो हमारे पास इसका इवेंट बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का, वो कितना बनेगा, 12/52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का भी आंसर मेरे पास आ गया, जो कि था फेस वाला। ठीक है। अब ये तीसरा निकालना है और इन तीनों को आपस में प्लस कराना है वैल्यूज पुट करके। थर्ड वाले में हमारे पास क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे पास क्या है, बोथ। ठीक है। ये मेरे पास कौन सा केस था, बोथ का। तो देखो बोथ का केस आया, तो बोथ के केस में क्या लगता है, इंटरसेक्शन। तो देखो उसके ऑटोमेटिकली हमारे पास और वाले फॉर्मूले में ही पहले से इंटरसेक्शन मौजूद है। अब तो कंफ्यूजन सारी दूर हो गई होगी ना। अब देखो भाई, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों के उसमें सेम सेम, ये मतलब होगा ना। तो हमारे पास जो फर्स्ट इवेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, या तो क्लब हो या तो फेज हो। तो क्लब हमारे पास टोटल कितने थे, याद रखना, क्लब हमारे पास टोटल थे 13। तो 13 क्लब्स में आपके पास फेस कार्ड टोटल कितने हैं। तो इंटरसेक्शन क्या बनेगा, अगर मैं आपको बोलूं ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी में फॉर एग्जांपल इसको ले लो 1, इसको ले लो 2, इसको ले लो 3, इसको ले लो 4, इसको ले लो 5, 6 7 8 9 10। इसकी वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, तो इसको ले लो 11 12 13। तो अगर मैं 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 पूरा 13 तक चला दूं, ठीक है, फिर बीच में इंटरसेक्शन लगा दिया, और बी, अब ये तो मैंने ए के लिए बनाया ना, ये तो मैंने ए का साइड बनाया। अब बी क्या था, ए मेरे पास था क्लब, तो मैंने क्लब लिख दिया। ठीक है, क्लब लिख दिया। अब बी क्या आता है मेरे पास, ए मेरे पास क्लब था, तो टोटल मैंने क्लब लिख दिए, 1 से लेकर 13 तक मैंने टोटल क्लब्स लिख दिए। अब बी क्या है, फेस। ठीक है। अब बी क्या आता है मेरे पास, टोटल फेस। तो टोटल फेसेस कितने हैं मेरे पास, टोटल फेसेस मेरे पास हैं ये वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल 12 फेसेस हैं मेरे पास। ठीक है। तो टोटल 12 फेसेस जो हैं मेरे पास हैं। ठीक है। लेकिन आप एक बात याद रखना, मैंने ये वाला जो फेस था, इस फेस को क्या नाम दिया था, इस फेस को मैंने नाम दिया था 11 12 13। अब 11 12 13 नाम दिया था ना, तो इसको दे देते हैं 14 15 16 दे देते हैं, इसको दे देंगे 17, इसको दे देंगे 18, इसको दे देंगे 19, इसको 20 21 22। तो मैंने वो सारी वैल्यूज भी लिख दी, 11 12 13। फिर उसके बाद जो भी आएगा 14 15 इसी तरह डॉट 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 बना दूंगा, 22 तक चल रहा है। अब देखो इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम। तो इन दोनों में सेम सेम कौन से हैं? इन दोनों में सेम सेम है 11 12 और 13, 11 12 और 13। इन दोनों में सेम सेम कौन से हैं? ये वाले, ये वाला पार्ट मेरा पूरा सेम सेम है क्लब में, और किसमें, इस पूरे के पूरे क्लब में सेम है, और पूरे के पूरे फेस कार्ड में मेरे पास सिर्फ ये तीन कार्ड सेम है, 11 12 और 13, जो कि थे किंग क्वीन और जैक थे। तो समझ आया, ए इंटरसेक्शन बी का जो टोटल मेरे पास आंसर आया वो आया 3। 3 मतलब मेरे पास, रुको आपको निकाल के दिखाता हूँ ना 3 कैसे। मैंने तो 3 बोल दिया। तो ए इंटरसेक्शन बी का आप आंसर निकालो। तो भाई अब ए इंटरसेक्शन बी के लिए मेरे पास
मैंने ए इंटरसेक्शन बी तो निकाल लिया ना। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर मेरे पास क्या आया था, टोटल मेरे पास 3 कार्ड सेम आ रहे थे। तो फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास हो गई यहाँ पर 3, और डिवाइड बाई क्या आएगा, टोटल आउटकम्स है मेरे पास 52। अब समझे, ए इंटरसेक्शन भी इस तरह से निकालते हैं। तो बस अब क्या करना है मुझे, अब मुझे कुछ भी नहीं करना, उन दोनों को माइनस करना है। अच्छा, इस फॉर्मूले में मैंने एक बात गलत लिख दी, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, मैंने प्लस लिख दिया था, यहाँ पे माइनस है। सही है भाई, समझ गए सब यहाँ पर। तो बस ये 13, 12 और 15 इन सबको आपस में फॉर्मूले में पिक करो ए यूनियन बी के फॉर्मूले में। तो यहाँ पे आएगा मेरे पास 13/52, फिर आएगा प्लस 12/52, फिर यहाँ पे आएगा -3/52। और बस इस सबको आप फाइंड करो तो आपके पास टोटल फाइनल आंसर बनेगा 11/26। सही है, तो 11/26 बनेगा और ये खत्म हो गया यहाँ पे। तो बस निकाल लिया हमने। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है मेरे पास 13। तो 13 की पहले मैं यहाँ पे पिक्चर अटैच कर दूँ आपके सामने, कि आप लोगों को नज़र आ रहा हो सामने 13। तो देख लो भाई, 13 मैंने अटैच कर दिया यहाँ पे। अब 13 को ज़रा आप यहाँ पे रीड करो, क्या लिखा हुआ है 13। देखो, फ्रॉम टू इवेंट्स ए एंड बी, दो इवेंट्स हो रहे हैं ए और बी। ए की प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है, बी की प्रोबेबिलिटी भी दी है, और कह रहे हैं ए यूनियन बी की भी दी हुई है। तो फाइंड करो ए इंटरसेक्शन बी। तो आसान काम है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये। आपको फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, फॉर्मूला मेरे पास क्या था, बिल्कुल ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। तो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा यहाँ पे माइनस था, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो क्या होगा, इसको यहाँ जाके माइनस कर दो, यहाँ पे माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। और यहाँ पे ए यूनियन बी, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस। समझ गए। तो बस इस तरह से फाइंड करूंगा मैं ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे जाके क्या हो गया, प्लस हो गया दूसरी साइड पे। अब यहाँ पे इसके साथ कौन सी साइन है, यूनियन बी के साथ प्लस की, तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगी इसकी साइन, माइनस की। तो ए इंटरसेक्शन बी का ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे ए यूनियन बी आ गया, ठीक है। और ये सारी वैल्यूज तो आपको दी हुई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की दी हुई है 0.5, तो 0.5 पुट होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की दी हुई है 0.2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की दी हुई है 0.4। इन सब को बस वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आपके पास आ गया बस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर आ गया मेरे पास 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आंसर आ गया मेरे पास 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का आंसर आएगा 0.4। तो इसका आंसर मेरे पास बना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0.3। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ये भी इजी है। ये भी पिक्चर अटैच कर देते हैं हम यहाँ पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। आप यहाँ तक जब तक क्वेश्चन रीड करो, आ नेशनल नंबर इज चूजन आउट ऑफ 35 नेशनल नंबर। 35 नेशनल नंबर हैं टोटल हमारे पास। तो सबसे पहले तो आप इसकी एक सैंपल स्पेस बना दो। तो 35 नेशनल नंबर की सैंपल स्पेस क्या बनेगी आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 14, आपके पास 35 नेशनल नंबर की सैंपल स्पेस जो बनेगी वो आपके पास बनेगी 1। नेशनल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, 3, 4, 5, 6, इसी तरह चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, और ये ख़त्म कहाँ पे हो जाएगी, 35 नेशनल नंबर ना। तो 35 पे मैं ला के इसको
दी एंड, यहाँ पे खत्म कर दूंगा। सैम्पल स्पेस मैंने बना दी। डॉट डॉट का मतलब है यहाँ पे सारे के सारे नंबर्स हैं, 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह सारे नंबर्स कंटिन्यू हो रहे हैं कहाँ तक, 35 तक। अब क्या है, सैम्पल स्पेस बना दी। उसके बाद देखो फिर क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट द चूजन नंबर इज डिविजिबल बाय 8 और 9। और आ गया, तो जब और आ जाए तो क्या लग जाता है, आपको पता है ए यूनियन बी लग जाता है। ठीक है, जब और आ जाए ए यूनियन बी लगता है ना, मैंने आपको लिखवाया था। कहाँ चले गए हमारे पास केसेस, ये रहे। जब और आ जाए तो हम क्या लगाते हैं, ए यूनियन बी। सही है भाई, तो ए यूनियन बी लगाएंगे यहाँ पर हम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये मालूम करनी है। इसका फॉर्मूला आप सबको पता है, तो मुझे सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है मेरे पास कि डेट चूजन नंबर इज डिविजिबल बाय 8, कि जो चूजन नंबर है वो हमारे पास 8 से, अच्छा प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक नंबर हमने चूज कर लिया ना। 35 नेचुरल नंबर में एक नंबर हमने चूज कर लिया, कोई सा भी नेचुरल नंबर, मेरी मर्जी में कोई सा भी चूज कर लूँ। अब मुझे थोड़ी पता होगा, मैंने ऐसी नेचुरल नंबर में कोई सा भी नंबर चूज कर लिया, और देखने के बाद पता चलेगा कौन सा चूज किया है। तो कह रहे हैं आप प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो जो चूजन नंबर हो वो डिवाइड हो रहा हो 8 से, या डिवाइड हो रहा हो 9 से। तो यहाँ पे और वाला केस आ गया, मैंने ए बी लगाया। अच्छा, इस केस में ना आप ए इंटरसेक्शन बी भी लगा सकते थे। कुछ केसेस होते हैं जब हम ए इंटरसेक्शन बी भी लगा सकते होते हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंटरसेक्शन बी भी लगा सकते थे। अभी वजह पता लग जाएगी क्यों, निकाल के दिखा देता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, जो कि डिविजिबल बाय 8। फर्स्ट इवेंट, दो इवेंट हो रहे हैं ना, एक डिविजिबल बाय 8 वाला हो रहा है, एक हो रहा है डिविजिबल बाय 9 वाला। तो ये हो गया इवेंट ए, और ये हो गया 9 वाला इवेंट बी। तो इवेंट ए की वैल्यू डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8 मीन्स आपके पास 1 से लेकर पूरा 35 तक कौन कौन से नंबर डिविजिबल बाय 8 होते हैं। तो भाई डिविजिबल बाय 8 आपके पास जो नंबर्स होते हैं 1 से लेके कहाँ तक, वो 35 तक, जो 8 से डिवाइड हो रहे हैं वो होते हैं, पहला 8 होता है, फिर होता है 16, फिर होता है 24, फिर होता है 32। इससे ऊपर और कोई नंबर नहीं होता। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी कौन सा था, डिविजिबल बाय 9। तो 9 से कौन कौन से डिवाइड होते हैं, पहला तो 9 होता है, फिर कौन सा होगा आपके पास 18, फिर होगा 27, बस 27 के बाद खत्म, और तो कोई भी नहीं होगा 27 के बाद। ठीक है, सही बात बोल रहा हूँ ना बिल्कुल। तो 9, 18 और 27। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको वो भी तो निकालना पड़ेगी। ये अच्छा, फॉर्मूले में मेरे पास क्या था, ये दोनों थे, और ए इंटरसेक्शन बी भी था, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास क्या होगी, मतलब ये ए और बी में कॉमन देखो, कोई कोई कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मींस जीरो। जब एम्प्टी सेट बना तो जो फेवरेबल आउटकम्स हो गई, फेवरेबल आउटकम्स एक भी नहीं है ना, तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम जीरो। तो जब मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो फेवरेबल आउटकम्स न्यूमरेटर में आता है, तो न्यूमरेटर में तो जीरो आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 35। 35 क्यों आया, क्योंकि टोटल नेचुरल नंबर्स मेरे पास कितने थे, 35 थे, तो टोटल वाला मेरे पास हमेशा नीचे आता है डिवाइड में। तो जीरो डिवाइडेड बाई 35, इसका आंसर मेरे पास ऑलरेडी ही क्या आ गया, जीरो आ गया। सही है भाई। इसी तरह से, तो ये मैंने निकाल ली, जीरो आई। अच्छा, इसकी भी तो निकाल लें, इसकी तो मैंने फाइंड ही नहीं करी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थी मेरे पास, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थी मेरे पास, देखो टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स यहाँ पे, अच्छा सॉरी, टोटल आउटकम्स तो मेरे पास 35 हैं, तो डिवाइड में तो मेरे पास 35 आ गया। और फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने, एक दो तीन चार, तो चार मेरे पास ऊपर आ गया, तो ये 4/35 बन गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते हैं। बी में क्या है, फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास 1 2 3 तीन है, तो 3/35 आ गया। और ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया था 0/35, तो ज़ीरो कैसे बना। तो अब देखो जो मेरे पास फॉर्मूला बना ए यूनियन बी का, वो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला मेरे पास बना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस, अच्छा प्लस नहीं था यहाँ पे, माइनस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब देखो यहाँ पे तो मेरे पास ये पार्ट पूरा जीरो हो गया, अब बच गया खाली ये बच गया। ठीक है, तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालता, ठीक है, तो उसका भी फॉर्मूला मेरे पास यही होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
कुछ केसेस में ये फॉर्मूला बन जाता है। तो देखो बिल्कुल सेम बना नहीं बना, तो बिल्कुल सेम ही बनता है, ठीक है। तो कुछ केसेस में ये फॉर्मूला बना सकते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, जो मैंने आपको बताया अभी। खैर चलो, तो बात छोड़ो, ये तो ज़ीरो बन गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे मैं आपको करवा देता हूँ, जिस तरह से मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया है यार। बस अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह पे आया है मेरे पास 4/35। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह पे आया 3/35 माइनस यहाँ पे आ गया ज़ीरो। इसको आप सॉल्व करो तो आपके पास इसका आंसर बनता है 7/35। 7/35। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 1/5। ये आंसर आ गया। सही है भाई। तो बस अब करेंगे 15। तो 15 को आप सही से रीड कर लो। 15 में क्या बात हो रही है भाई? 15 में हमें कह रहे हैं बैग कंटेन 15 ब्लैक। इस टाइप का हम क्वेश्चन कर चुके हैं। एक बैग में हमारे पास 15 ब्लैक बॉल्स हैं, 25 रेड बॉल्स हैं और 10 वाइट बॉल्स हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम। हमने रैंडमली एक बॉल निकाल ली बैग में हाथ डालकर, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट इट इज ईदर रेड और वाइट। अब प्रोबेबिलिटी निकालो कि या तो आपके पास हाथ में जो बॉल आएगी या तो वो रेड आएगी या तो वो वाइट बॉल आएगी। तो यहाँ पे दो केसेस हो गए। और वाला, तो जब और वाला केस आ जाता है तो हम क्या लगाते थे, आपको पता है, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ वो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मैंने आपको बताया था। कहाँ चले गया वो? आपको अभी तो बात बताई थी। वही वाला, ए यूनियन बी वाला, ठीक है। तो बस ये वाला फॉर्मूला आप लगा दो। तो लगाएंगे। अच्छा, इस टाइप के केस में जब आपके पास ओनली और लिखा हुआ हो ना, जैसे कि यहाँ पे भी ओनली और लिखा हुआ था और चॉइसेस कितनी थी? दो थी। 1 और 2, दो चॉइस थी। या तो 8 से हो रहा हो या 9 से हो रहा हो, या तो इस तरह का। इसमें भी दो चॉइस हैं, या तो आपके पास रेड हो या तो वो वाइट हो। तो इस तरह के आप सवाल में ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखो, फॉर्मूला आखिर में यही नहीं बना था। सॉरी, कहाँ चले गया मेरे पास? अच्छा है, मैं अभी दिखाता हूँ। सवाल ये रहा। तो ये फॉर्मूला ज़रा याद करो। किन दो को प्लस किया? ए और बी को प्लस किया। तो देखो, इस सवाल में मेरे पास बेसिकली ए और बी ही तो प्लस हो रहा है। ए और बी तो प्लस हो रहा है। ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी ज़ीरो हो गया। ज़ीरो हुआ नहीं हुआ? तो आप फॉर्मूला वो वाला भी लगा सकते हो जो मैंने ऊपर बताया, अगर इस तरह का लिखा हुआ है। चॉइस आपके पास ओनली क्या हो? 2 हो। जब 3 के चॉइस आ जाए फिर नहीं यार लगा सकते। जब 3 के चॉइस आए फिर आपको वही लगाना पड़ता है, ए यूनियन बी। और अब ये वाले केस में भी जब और लिखा हुआ आ जाए ना, जैसे यहाँ पे और लिखा हुआ आया, यहाँ पे और लिखा हुआ आया, तो आप इसमें भी ए यूनियन बी लगा सकते हो। देखो, मैंने ए यूनियन बी से ही सॉल्व किया है ये वाला सवाल, और आंसर आया नहीं आया? बिल्कुल आंसर सेम आता है हमेशा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13, 13 नहीं कौन सा था उसके बाद? हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। 12 में बेसिकली हमें क्या तीन कंडीशन दी थी, 1, 2 और 3। जब इस तरह की तीन कंडीशन आ जाती है ना, तो हम क्या लगाते हैं फिर? ए यूनियन बी। और ऊपर से और तो पहले से ही लिखा हुआ था, तो जब और आ जाए आप समझ जाओ कि आपके पास ए यूनियन बी लगेगा, ठीक है। तो चलो अब करते हैं। आपको सवाल तो मैंने समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 15 कर रहे थे हम। तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 था अ बैग कंटेन्स, अच्छा 15 ब्लैक बॉल्स में कंटेन कर रहा था वो बैग, मतलब उसके अंदर 15 ब्लैक बॉल्स हैं, तो टोटल ब्लैक बॉल्स, तो बस ब्लैक बॉल्स मेरे पास हैं उस बैग में 15, और रेड बॉल्स हैं, रेड बॉल्स हैं 25, वाइट बॉल्स हैं 10, ठीक है। फिर हमने एक बॉल निकाल ली थी, एक बॉल निकाल ली थी, ठीक है। और तो कह रहे थे अब बताओ कि उसमें से कितने परसेंट चांसेस हैं कि आपके पास वो बॉल रेड हो, वो बॉल रेड हो, या आपके पास क्या हो? वाइट हो। रेड हो या वाइट हो, तो इसके कितने परसेंट चांसेस हैं? तो इसको तो हम नॉर्मली उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले कराया है। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले कर चुके, नहीं कर चुके? कर चुके हैं। तो कैसे किया था मैंने पहले प्लस किया था। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकाल लूँ? इधर रेड और क्या निकाल रहा हूँ? वाइट। तो या तो रेड हो या तो वाइट हो। तो रेड और वाइट को अगर आपको पहले तो प्लस करना पड़ेगा, रेड और वाइट को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा?
35, तो 35। अच्छा, पहले तो मैं टोटल बॉल्स भी निकाल लेता हूँ भाई, टोटल बॉल्स कितनी है, क्योंकि मेरे पास टोटल बॉल्स वाली वैल्यू हमेशा डिवाइड में आती है ना। फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स मेरे पास हमेशा डिवाइड में आते हैं, तो ये हो गया मेरे पास 50। और इन दोनों का टोटल, इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ। अब आप बोलोगे ये और लिखा हुआ है, मैं यूनियन से क्यों नहीं करा रहा, तो आप इस तरह का क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, आप उस तरह से भी कर सकते हो, आप इसको ए यूनियन बी से भी मालूम कर सकते हो, तो उससे भी मालूम करके जल्दी जल्दी आपको दिखा दूंगा किस तरह से हुआ। समझ गए? अब यहाँ तक तो समझ गए होगे आप। अब देखो भाई कि अब क्या समझोगे भाई, देखो आप क्या बता रहा था मैं, हाँ ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमें बोला गया था कि रेड और वाइट, या तो वो बॉल रेड हो या तो वो बॉल वाइट हो, तो रेड प्लस वाइट दोनों हो सकती है ना, तो 25 रेड, वाइट बॉल 10, तो इन दोनों को प्लस करो तो हमारे पास क्या आ गया, 35। 35 बना नहीं बना? तो हमारे पास इन दोनों की जो आंसर आया, मतलब फेवरेबल आउटकम्स, वो मेरे पास बनी 35। क्या बनी? 35। तो मैं न्यूमरेटर में जो पुट करूंगा वो वैल्यू पुट करूंगा 35 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करूंगा इसको, 50 से। टोटल आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स 10 है, तो टोटल आउटकम 10 है, इनको सॉल्व करो, आपके पास आंसर आया 7/10। अब आप बोलोगे कि भाई मैंने उससे क्यों नहीं किया, तो निकाल लो चलो। अब अनदर मेथड मेथड लिख लिख देता हूँ, अनदर मेथड। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आपको बाद में पता लगता रहेगा कि ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था। ठीक है, हम पहले ही क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, आपको पता नहीं था ये इस मेथड से भी हो सकता है, नहीं पता था ना, लेकिन अब पता लग गया। तो आप जिस तरह से चाहो आप कर सकते हो। ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो याद करो, मैंने स्टार्ट में आपको एक बात बताई थी, हम ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास दो केसेस हों, खाली दो केसेस हों, दो इवेंट्स हो मतलब, तो मैं ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये वाला भी चला सकता हूँ, तो आप ये भी लगा सकते थे, और डायरेक्ट जो मैंने अभी ए यूनियन बी वाला लगाया ये भी लगा सकते हो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका पार्ट क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कॉमन, कॉमन तो कोई वैल्यू होगी नहीं ना हमारे पास, तो कॉमन वाला पार्ट ऑलरेडी ही जीरो हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो, ए इवेंट कौन सा, या तो रेड हो या तो वाइट हो, तो पहले आप रेड वाले के लिए मालूम करोगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गई मेरी कौन सी वाली, रेड वाली। ठीक है, तो रेड वाले के लिए क्या होगा, रेड बॉल्स कितनी है टोटल, 25 रेड बॉल्स है, और डिवाइडेड बाय फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स रेड की 25 है ना टोटल मतलब, और बिल्कुल सारी के सारी बॉल मिला के मेरे पास बन रही थी 50। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी थी, या तो रेड होनी चाहिए या तो होनी चाहिए वाइट। तो वाइट वाला क्या सीन था, वाइट में आपके पास फेवरेबल आउटकम्स हैं 10, और 10 डिवाइडेड बाय 50, 50 क्या है, टोटल आउटकम्स, तो कर दिया। ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी वाला क्या मतलब हुआ, ए इंटरसेक्शन बी वाला आपके पास, पहले तो इंटरसेक्शन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ए का सेट इंटरसेक्ट कर रहा, सॉरी ए का सेट कॉमन हो बी वाले में, मतलब जितनी भी वैल्यूज ए और बी में कॉमन होंगी वो लिख देंगे। तो कॉमन सेंस की बात है, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर तो जीरो आएगा ना, ये दोनों ऐसा कैसे हो सकता है, रेड बॉल और व्हाइट बॉल बिल्कुल सेम टू सेम हो, रेड कलर बिल्कुल अलग कलर है, ठीक है, रेड कलर बिल्कुल अलग कलर होता है, और वाइट कलर हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट कलर होता है, ये जो मैंने अब किया है, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है या नहीं है तो आपके पास कभी वो दो बॉल सेम हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती ना, तो इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी है हमारे पास क्या आ रही है, ज़ीरो ही बन रही है। तो देख लो भाई, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बनी, ज़ीरो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी बनी ज़ीरो, इसको ज़रा इरेज कर देता हूँ, इसकी वैल्यू मेरे पास बनी ज़ीरो, मैंने अलग पेन यूज़ कर लिया, ज़ीरो। ठीक है, तो बस अब फॉर्मूले में पुट कर दो जो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये रहा फॉर्मूला पूरा का पूरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर आया मेरे पास 25/50 प्लस 10/50, और ये माइनस ज़ीरो, इनको सॉल्व करो, आपके पास आंसर अभी भी सेम यही आएगा, 7/10। देखो अब यहाँ पे क्या आया था, 35 डिवाइडेड बाई क्या था, 50,
तो इन दोनों का अगर आप एलसीएम लो, आपके पास क्या आएगा, 35/50, सेम यही आएगा। देखो सेम आया नहीं आया, वो दोनों मेथड सेम ही होते हैं। इसका आंसर अगर आप कैलकुलेटर में पूरा सॉल्व करो, आपके पास आंसर आएगा 7/10। ठीक है भाई, तो मेरे पास ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। तो इसके लिए भी आपके साथ मैं स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। ये रहा। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 16, तो कोई ऐसी टेंशन लेने वाली इसमें कोई भी बात नहीं है। आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें कह रहे हैं दो इवेंट्स हो रहे हैं, ए और बी। मैंने बताया था जब दो इवेंट्स अकर होते हैं और हमें ये निकालना होता है, मतलब इसका जिक्र आ जाए ए डैश बी, मतलब ए इवेंट हो रहा है तो बी होने के कितने चांसेस हैं, बी हो रहा है तो ए होने के कितने चांसेस हैं। तो इसका एक फॉर्मूला लिखवाया था, वो फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो फाइंड करो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मालूम करो इसकी हेल्प से, इन सारी वैल्यूज की मदद से, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मालूम करो इन सारी वैल्यूज की मदद से। अरे बहुत इजी सवाल है, अभी सॉल्व करते हैं इसको। देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या था, देखो। तो सबसे पहले तो चलो हम वैल्यूज लिख देते हैं। हमारे वैल्यूज गिवन कौन कौन सी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4 मौजूद है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मालूम करनी है, नहीं पता, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मालूम करनी है, ये भी नहीं पता, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश ए, मतलब बी का इवेंट हो रहा है और ए के होने के चांसेस हैं 2/3। फिर जब इवेंट हो रहा है ए का, और तो बी के होने के चांसेस हैं 1/2। तो इन दो की वैल्यू गिवन दी गई है। अब देखो नोट करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो गिवन दी गई है। ठीक है, तो ऐसी आपके पास कौन सी कंडीशन थी जिसमें हमारे पास डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ रहा होता था। डिवाइड में क्या आ रहा होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ रहा होता था। तो देखो, हमारे पास वो फॉर्मूला था इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश ए का था। किसका था, बी डैश ए का। अभी आपको लिखवाया था ऊपर, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो। तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश ए का फॉर्मूला लिखूंगा, जिसका फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला है जो मैं अभी लिख रहा हूँ, और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ रहा है। ये फॉर्मूला था मेरे पास इसका, मैंने अभी आपको लिखवाया था। ठीक है, तो आप वहां पर देख सकते हो। ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे आप ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पुट करोगे, जो कि वैल्यू आपको दी गई नहीं दी गई हुई, तो आप क्या करोगे, इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं कंटिन्यू। तो जो कि आपको दी गई है तो आप वही लिखोगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश ए की वैल्यू आपको दी गई है, जो कि आपके पास थी 2/3। आप क्वेश्चन यहाँ पे रीड कर सकते हो, क्वेश्चन में दी गई है आपके पास। ठीक है, ये रही क्वेश्चन में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश ए की वैल्यू आ गई 2/3, ये रही जो आपको क्वेश्चन में दी गई थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी तो मुझे मालूम करना था, तो इसकी जगह पे सेम यही आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह पे मेरे पास आंसर आ गया, जो कि दिया हुआ है 1/4। तो मैंने क्या लिख दिया, 1/4। 1/4 यहाँ पे इस पूरे के साथ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो देखो इस तरह से लिख सकता हूँ बिल्कुल, या नहीं लिख सकता, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मेरे पास आंसर आ गया। इसका आंसर आप फाइंड करो तो आपके पास आता है 1/6। ठीक है, तो 1/6 मेरे पास आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी का। तो इंटरसेक्शन बी मैंने बड़े मजे से निकाल लिया। निकाल लिया, नहीं निकाल लिया, बिल्कुल निकाल लिया। ठीक है, अब देखो, तो दूसरी चीज, हमें एक और फॉर्मूला पता है। अच्छा, हमें दूसरी वैल्यू किसकी पता है, अब मैंने ये वाला तो यूज कर लिया। अब मुझे दूसरी वैल्यू पता है इसकी भी, ए डैश बी की। तो ए डैश बी का फॉर्मूला था मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी का फॉर्मूला था मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये फॉर्मूला था। जो बाद में आता है वही आता है डिनोमिनेटर में। तो बस कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मल वैल्यूज पुट करनी है। तो ए डैश बी की जगह पे क्या आएगा, ए डैश बी की वैल्यू यहाँ पे हमें दी गई थी क्वेश्चन में 1/2, और आप यहाँ से देख सकते हो 1/2 ये दी गई थी। तो 1/2 रख दिया,
इसकी जगह पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे आ जाएगा आपके पास 1/6, जो कि अभी अभी फाइंड किया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा नॉर्मल। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पे इस पूरे के साथ डिवाइड हो रहा है, तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये बन गया 1/6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ पे 1/2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, खैर 1/2 छोड़ो, ओनली 2 देखो, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, सॉरी 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड में लिखा हुआ है ना, 1 के साथ डिवाइड में लिखा हुआ है, तो ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। या इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ हम इस तरह से करवाते हैं, ये इधर और ये इधर, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यार ये तो बिल्कुल बेसिक मैथ्स थी जो क्लास 6 क्लास 7 में करवाई जाती है, मैं वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 2/6। ठीक है, और ये 1 तो इससे मल्टीप्लाई हो गया, ख़त्म ही हो गया, वरना ऐसे ऐसे कर दो। ठीक है, तो 2/6 इसका आंसर हो गया आपके पास 1/3। ठीक है भाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आंसर हो गया आपके पास 1/3। सही है, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हम। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारे पास बेसिकली, क्वेश्चन नंबर 17 मैं आपको अभी पढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा भाई। इसमें कह रहे हैं अ फेयर डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई है जो कि हमारे पास 2 दफ़ा हमने क्या करी, उसको थ्रो किया। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट एन इवन नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर इन फर्स्ट, अच्छा प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो इवन नंबर होंगे डॉट्स वाले वो पहले फर्स्ट में अपीयर होंगे, एंड द नंबर ऑफ डॉट्स इन द सेकंड थ्रो इज लेस देन 4। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ डॉट्स होंगे जो सेकंड थ्रो में हम फेंकेंगे वो हमारे पास लेस देन आए 4। तो समझे, देखो भाई, सबसे पहले देखो, हमारे पास हमें पता है हमें डाई को 2 दफ़ा थ्रो करना है, 2 दफ़ा एक साथ नहीं थ्रो करना, 2 दफ़ा अलग अलग थ्रो करनी है। तो ये बात है ना माइंड में, डाई को क्या करना है, एक दफ़ा थ्रो नहीं करना, डाई को अलग अलग 2 दफ़ा थ्रो करना है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल आउटकम्स तो क्या बन जाएंगी, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 17। अच्छा, बुक सामने ओपन रखना और सवाल वहां से सुनते रहना। ठीक है, तो फॉर अ सिंगल थ्रो, मतलब एक साथ छक्के नहीं फेंकने वो दोनों, हमें जो डाई है, ये जो डाइस होती हैं, ये डाइस एक साथ नहीं फेंकनी, जैसे आप लूडो खेलते हुए एक साथ फेंक देते हो, हमें बोला गया है ट्वाइस, मतलब पहले एक दफ़ा फेंक दी, जो नंबर आया ठीक है आ गया, फिर उसके बाद उसी डाई को उठाया, पिक किया और उसी डाई को वापसी फेंका, तो वो हो गई दूसरी थ्रो। समझ गए, इस तरह से करना है। तो फॉर अ सिंगल थ्रो, फॉर अ सिंगल थ्रू ऑफ अ डाई, हमारे पास जो उसकी सैंपल स्पेस बनेगा, ठीक है, सैंपल स्पेस, अब बनेगा सैंपल स्पेस, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 डॉट्स आएंगे, या तो 4 डॉट्स आएंगे, या तो 5 डॉट्स आएंगे, या तो 6 डॉट्स आएंगे। डाइस में हमारे पास 6 डॉट से ज़्यादा वैल्यू नहीं होती ना, नहीं होती। अगर वो बोलता है ना 2 छक्के एक साथ जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर हमारे पास वही वाला पूरा सैंपल स्पेस बनता है जो मैंने 36 नंबर्स का लेंदी बनाया था वाला। अब देखो दो इवेंट थे, एक इवेंट था हमारे पास, बोल लेते कि हमारे पास जो नंबर्स आए वो आए इवन नंबर्स आए, तो इसमें से इवन नंबर्स कौन कौन से हैं, 2 4 6। तो क्या हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। उसके बाद सेकंड हमारे पास इवेंट था जिसमें कह रहे थे हमारे पास जो नंबर्स आए वो आए लेस देन 4। तो लेस देन 4 मेरे पास ओनली कौन से नंबर्स होंगे, ये वाले। ठीक है, अब ये मैं सब मैंने बना दिया, अब देखो नोट करो मैंने बिल्कुल ठीक बनाया है या गलत बनाया है। यहाँ पे आप क्वेश्चन रीड रीड कर लो पूरा का पूरा और देखो अब क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। अब इंशाल्लाह आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे निकालना होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ मुझे मालूम करना होगी सबसे पहले ए की। तो ए की प्रोबेबिलिटी होगी मेरे पास 1 2 3। तो 3/6, अच्छा 3 मतलब फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स मेरे पास क्या होंगी, टोटल आउटकम्स मेरे पास होंगी 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह से। तो इसकी भी मैंने फाइंड कर ली, जो कि आई मेरे पास 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी के लिए कितनी है, ये भी 1 2 3 है,
3 है, तो फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास हो गई 3 और टोटल आउटकम्स हो गई मेरे पास 1 मतलब 6 हो गई। तो इसका भी आंसर मेरे पास 1/2 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था। तो अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ पे रीड करने के लिए आऊँगा वापसी, तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 में मुझे क्या बोला गया था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर इन द फर्स्ट। तो अपीयर हो रहा है वो फर्स्ट वाली थ्रो में, और सेकंड वाली थ्रो में मेरे पास क्या हो रहा है, लेस देन 4 वाले नंबर अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बीच में क्या लिखा हुआ है, मिडिल में ए एंड डी एंड, क्या लिखा हुआ है, ए एंड डी एंड। तो जब ए एंड डी एंड लगा हुआ होता है तो मैंने क्या बताया था, हम यूज करते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये जो डाई थ्रो हो रही है ना, ये डाई थ्रो हो रही है, ये कैसे थ्रो हुई, मैंने एक दफा चक्का फेंक दिया, मतलब डाई फेंक दी एक दफा, उसके बाद मैंने उस डाई को उठाया फिर दोबारा से फेंका। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट वाली डाई के जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो सेकंड वाली डाई के नंबर पर असर नहीं डाल रहे। ठीक है, क्योंकि हम एक साथ नहीं फेंक रहे, फर्स्ट वाले के नंबर जो भी आए आए, सेकंड वाले के नंबर जो भी आए आए। तो जब ऐसी कंडीशन होती है हमारे पास, जब हम अलग अलग फेंकते हैं, एक साथ नहीं फेंकते, इवेंट ए का हमारे पास इवेंट बी पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ रहा होता, तो हम बोलते हैं वो दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास एक इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो, तो वो वाले केसेस में हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का जो फॉर्मूला है वो बन जाता है, ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला बन जाता है फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो वो बन जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्लस नहीं होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मल्टीप्लाई होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के साथ। समझ गए। और डिपेंडेंट इवेंट्स आ जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये मेरे पास जो फॉर्मूला था कौन से इवेंट के लिए था, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। क्योंकि अभी बताता हूँ, एक मिनट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए इवेंट ए का जो आंसर आ रहा है, जो मैंने डाई को फर्स्ट दफा फेंका, जो कि मेरे पास एक इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी थी, कह रहे थे कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है, तो उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा इवेंट बी का, क्योंकि मैं अलग अलग फेंक रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक साथ दो दो छक्के एक साथ फेंकता, जो हम लूडो खेलते हुए आए दिन करते रहते हैं, तो उसमें मेरे पास असर पड़ता है फर्स्ट वाले का सेकंड वाले पे, क्योंकि मुझे वैल्यूज दोनों की एक साथ काउंट करना होती हैं, और जब दोनों की एक साथ काउंट करके ही फिर किसी की पिटरी होती है। कभी कभी किसी एक से भी पिट जाती है, लेकिन अक्सर दोनों नंबर काउंट करके भी पिट सकती है। तो उसमें फर्स्ट वाले का दूसरे वाले पर हमारे पास असर पड़ता है, नहीं पड़ता, असर पड़ता है फर्स्ट वाले की वैल्यू का दूसरे वाले पर। तो वो होता है डिपेंडेंट इवेंट, मतलब वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ये इंडिपेंडेंट इवेंट में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आए ना आए, आए ना आए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला ये बनता है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 1/2 पुट करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो इसका मतलब यहाँ पे बना 1/4। ठीक है, तो ये कंडीशन थी मेरी इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए, याद रखना। सही है भाई, तो मैंने ये निकाल लिया, ये मेरे पास फाइनल आंसर। अब करूंगा लास्ट क्वेश्चन, जो कि है मेरे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 का पहले आपके साथ यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हैं, जो कि यहाँ पे आ गया, अब आप चेक करो। 3 मिसाइल्स आर फायर्ड एट अ टारगेट। ठीक है, 3 मिसाइल्स हमारे पास फायर हुए एक टारगेट के ऊपर। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट आर, अच्छा, प्रोबेबिलिटी हमें पहले से दी गई है, पहले से प्रोबेबिलिटी दे दी। ठीक है, उस टारगेट पर हिट होने की प्रोबेबिलिटी है, पहली प्रोबेबिलिटी है 0.5, दूसरी प्रोबेबिलिटी है 0.3, तीसरी प्रोबेबिलिटी है 0.6। यहाँ पे मुझे तीन तीन प्रोबेबिलिटी दी गई हैं रिस्पेक्टिवली। इफ द मिसाइल्स आर फायर्ड इंडिपेंडेंटली, अच्छा इंडिपेंडेंटली की बात आ गई, मतलब पहले मिसाइल जो फायर हुआ उसका दूसरे पर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा, जो दूसरा मिसाइल फायर हुआ उसका तीसरे पर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा, ना दूसरे का पहले पे पड़ रहा है, ना पहले का दूसरे पे कोई असर पड़ रहा है, ना दूसरे का तीसरे पे पड़ रहा है, ना तीसरे का दूसरे पे असर कोई पड़ रहा है, कोई भी असर नहीं पड़ रहा है एक दूसरे का। ठीक है, लेकिन अगर हम एक साथ फेंकते तो जाहिर सी बात है फिर ना कोई असर पड़ता। अभी कोई ना कोई असर नहीं पड़ रहा, क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहे कि वो इंडिपेंडेंटली हैं आपस में। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट ऑल द मिसाइल हिट द टारगेट। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि सारे के सारे मिसाइल टारगेट पर, जो उसने टारगेट सेट किया उस पर हिट हो जाएंगे आकर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं।
तो आसान सा क्वेश्चन है, कोई नहीं है इसमें भी, जाहिर सी बात है प्लस तो होगा नहीं, मल्टीप्लाई ही होगा। और तीन प्रोबेबिलिटी पहले से दी गई हैं। जब तीन प्रोबेबिलिटी पहले से दे दी तो वो प्रोबेबिलिटी बन गई मेरे पास, क्या बन गई, पहली प्रोबेबिलिटी ये बन गई इवेंट वन की। इवेंट वन की प्रोबेबिलिटी है 0.5। इसी तरह इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी बन गई मेरे पास, जो बन गई 0.3। इसी तरह इवेंट सी की, तीन इवेंट हो गए ना, तो इवेंट सी की हो गई मेरे पास 0.6। बस अब तीनों को क्या करेंगे, वहां पे अगर मैं ए यूनियन सी निकाल रहा होता था, तो ए यूनियन बी निकाल रहा होता था, तो सब आपस में क्या हो रहे थे, प्लस हो गए माइनस जो भी हो रहे होते थे। खैर यहाँ पे ए यूनियन बी तो हमें निकालना ही नहीं है, यहाँ पे हमें निकालना है एंड आ रहा है, तो हमें यहाँ पे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन तीन इवेंट्स हो रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो मुझे यहाँ पे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का। तो इसका मतलब क्या बनेगा, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात हो रही है तो आपस में प्लस नहीं होंगे, ये आपस में होंगे मल्टीप्लाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है भाई, तो ए की जगह पे आएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.6। इनका आंसर आपके पास आ जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे 0.09। तो 0.09 को मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, तो आपके पास 9% चांसेस हैं कि जो मिसाइल है वो हिट होगा टारगेट पर। ठीक है, इस तरह से ही बड़ी बड़ी जो आर्मी होती है, या किसी कंट्री की आर्मी होती है, या कोई सी भी फैक्ट्री में हमें प्रोबेबिलिटी मालूम करनी होती है, तो पहले वो होने के चांसेस मालूम करते हैं, उसके बाद ही ट्राई करते हैं वो काम। अब होने के चांसेस आपके पास, किसी काम के होने के चांसेस आपके पास 3% है, तो आप वो काम करोगे नहीं, करोगे ना। आपके पास वो काम होने के चांसेस अगर ज़्यादा हैं तो फिर ही आप क्या करोगे, वो काम करोगे। तो हमारे पास डेली लाइफ में बहुत जगह यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का यूज़ होता है। तो हमारे पास यहाँ पे चैप्टर 6 भी हुआ ख़त्म। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकता है।